नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सी है। बात है 3 मई 2023 की। प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक जिला है बैतूल, और बैतूल का एक बड़ा कस्बा है, औद्योगिक कस्बा है अमलाई। हुआ कुछ यूं, मुल्ताई, सॉरी अमलाई नहीं, मुल्ताई। मुल्ताई कस्बे में रात में करीब करीब 11:10 पर अचानक शोर हुआ। धड़ाधड़ सारे फोन मुल्ताई थाने पर आने लगे कि फौरन आ जाइए, एक महिला की हत्या लबे सड़क यानी बीच सड़क पर हो गई है। पुलिस आनन फानन में पहुंची। काफी भीड़ लगी हुई थी। लोगों ने देखा कि लोग देख रहे थे कि एक नव यौवना, बिल्कुल यंग लड़की, एक और अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छी सजी संवरी सी, वो सड़क पर पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा खून पूरे सड़क पर फैला हुआ है। देखने से लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में हर तरफ से खून रिस रहा है। पुलिस पहुंची वहां मौके पर। पुलिस ने देखा कि ये लड़की यहाँ पड़ी हुई है, और उस समय तक वो मृत हो चुकी थी। हालांकि पुलिस ने कोशिश की पास के किसी डॉक्टर को बुलाकर दिखाने की कि अगर कुछ जान बाकी हो तो इसे अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन डॉक्टर्स ने बता दिया कि इसमें कुछ भी शेष नहीं रह गया है। बहरहाल लोगों की भीड़ वहाँ लगी हुई थी। इसी बीच में लड़की की तुरंत पहचान हो गई कि लड़की का नाम सिमरन था। यह हुआ कि उसके घर वालों को फौरन इत्तला की जाए। वो वहाँ से करीब 125 किलोमीटर दूर नागपुर में किसी अपने जानने वाले की स्क्रैप की दुकान पर काम करता था। रात के करीब करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास उसके मालिक को किसी ने फ़ोन किया कि फ़ौरन इसके भाई को भेज दीजिए। असलम खान उसका, पिंटू उर्फ शेख शहजाद उसका नाम था, और असलम खान की दुकान पे काम करता था। असलम खान को ही फ़ोन गया कि पिंटू को तुरंत भेज दीजिए, उसकी बहन सिमरन की हत्या हो गई है। पिंटू को उसने खबर की कि फ़ौरन मुल्ताई के लिए निकल जाओ, वहाँ तुम्हारी बहन की हत्या हो गई है। वो वहाँ से फ़ौरन चल दिया। खैर, इधर मुल्ताई में गांधी चौक का इलाका था। पुलिस पहुंची गई। लड़की की, यंग लड़की की हत्या की सूचना थी। लाल नीली बत्ती की गाड़ियों ने पूरी तरह से उसको घेर लिया। एक घेरा बनाया गया, पीला रिबन या पीली पट्टी लगाई गई। लेकिन लोग हैरान थे, क्योंकि मुल्ताई कस्बा अपेक्षाकृत बहुत शांत कस्बा है। इस तरह की घटनाएं वहाँ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में हुआ करती हैं। विरल बसा हुआ, चौड़ी सड़क के किनारे बसा हुआ कस्बा। सब कुछ उसके पहले तक सामान्य था, लेकिन इस घटना ने बिल्कुल, जो लोग सो भी गए थे वो भाग के नीचे आए इस घटना को देखने के लिए। खैर, भीड़ पुलिस में पूछताछ कर रही थी। तभी सलीम नाम के एक शख्स ने आगे आकर बताया कि उसने कुछ ही देर पहले सिमरन को सानिफ के साथ देखा था। उसने बताया कि सानिफ सिमरन का बॉयफ्रेंड है। ये बात पूरे मोहल्ले को पता है कि इन दोनों के काफ़ी दिनों से संबंध हैं। सलीम ने यह बताया कि दोनों एक अंडे की दुकान के पास खड़े हुए थे, और जगह थी सानिफ के घर के सामने। और इसी बीच में ये बात उसने बताई कि करीब 9:30 पौने 10 बजे की बात है। इसी बीच में दोनों में ऊंची ऊंची आवाज में बहस होने लगी। बहस हो ही रही थी, तभी उसने, सानिफ ने अ, उसका मोबाइल, सिमरन का मोबाइल उसके हाथ से छीनकर बीच सड़क पर पूरी दम लगाकर पटक दिया, और वो टूट सा गया। उसके हिस्से अलग हो गए, पुर्जे छिटक कर दूर जा गिरे। इतनी जोर से उसने जमीन पर पटक दिया। और इसी बीच में गुस्से से तमतमाए सानिफ के मुंह से
वो जो चीख निकली, जो शब्द निकले, वो सुन के, अब चूंकि एक यंग लड़का और एक यंग लड़की के बीच में बहस हो रही थी, ऊंची आवाज में हो रही थी, हाथापाई की नौबत आ रही थी, तो तमाशबीनों की कमी कहीं नहीं होती। चाहे जितना विरल बसा हुआ कस्बा हो, 10-20 लोग ये तमाशा देखने जरूर आ जाते हैं। तो वो तमाशाई वहाँ मौजूद थे। इसी बीच में फोन पटकने के बाद उसने अपशब्द कहे सिमरन को, और उसके बाद अपनी जेब से एक चाकू निकाल लिया और चाकू से वो बुरी तरह से सिमरन के ऊपर चाकू लेकर टूट पड़ा। एक के बाद एक उसने सिमरन पर ताबड़तोड़ वार किए। पहला वार उसने गर्दन पर किया, जहां खून का फव्वारा निकल पड़ा, और उसके बाद तो फिर उसने चेहरे पे, सीने पे, पेट पे, कमर पे, पीठ पे, कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उसने चाकू न मारा हो। सिमरन चीख भी नहीं सकी और लहू लुहान होकर जमीन पर यानी सड़क पर गिर पड़ी। खौफनाक मंजर था। और ये अंजाम देने के बाद, इस हत्या को अंजाम देने के बाद, सानिफ अंधेरे की तरफ भागा और वहां से फरार हो गया। लोगों ने जो उस मोहल्ले से संबंधित थे या जो इन दोनों को जानते थे, उन्होंने ये बताया कि साहब इनका रिश्ता कोई नया नहीं था। पिछले 3 सालों से वो एक दूसरे के घर आया जाया करते थे और दोनों में प्रेम संबंध था। ये भी बताया गया कि अक्सर सिमरन अपनी स्कूटर लेके सानिफ के घर के सामने आती थी, फोन से बात करती थी, सानिफ भी बाहर आ जाता था। आसपास कहीं ये लोग चाय वाय पी लेते थे, अंडा खा लेते थे, और उसके बाद सिमरन की स्कूटी पर ही बैठकर सानिफ और सिमरन दोनों निकल जाते थे। ये सिलसिला शाम को 7-8 बजे शुरू होता था और फिर 11 साढ़े 11 बजे सिमरन उसको उसके घर पे ड्रॉप करके स्कूटी से अपने घर चली जाया करती थी। वहाँ आसपास के बहुत ढेर सारे लोगों ने ये बात बता दी। पुलिस भी चौकन्नी हो गई और पुलिस ने फिर थोड़ी ही देर में सानिफ को गिरफ्तार भी कर लिया। तो लोगों ने बताया कि ये रोज रोज का था और उस दिन भी जब वो आई, वो सिमरन ही आई थी सानिफ के घर। सानिफ के घर के सामने स्कूटी खड़ी की, थोड़ी देर में सानिफ आ गया और सानिफ ने पहले थोड़ी देर तक तो आपस की बातचीत हुई, फिर एक दूसरे के ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन सानिफ शायद तैयार होकर आया था। उसकी जेब में धारदार नया चाकू था। उसने बातचीत करते करते ही चाकू निकाला और ये कहा कि आज मैं तेरा सारा नाटक ही खत्म कर दूंगा। और उसके बाद वो ताबड़तोड़ उस पर वार करने लगा। लोग इस बात से बहुत परेशान थे या उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस प्रेमी जोड़े की मिसाल पूरे मोहल्ले में दी जाती थी। वो एक दूसरे को इतनी शिद्दत से चाहते थे, मोहब्बत करते थे, और उसने, सानिफ ने इतनी बेदर्दी से या इतने निर्मम तरीके से बीच सड़क पर सिमरन की जिस तरह से हत्या की, तो लोग जैसे कहते हैं ना, दिमाग उनका सुन्न हो गया और वो समझ से परे हो गया कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। बहरहाल चाकुओं के निशान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता लगा कि कुल 26 बार वार किए गए हैं और 26 बार वार करने पर सिमरन एक सेकंड के लिए भी न आगे हो पाई, न पीछे हो पाई, न दाएं हो पाई, न बाएं हो पाई। बिल्कुल जैसे पहले वार के बाद ही हतप्रभ रह गई, वहीं खड़े खड़े गिर गई और वो चाकुओं से वार करता रहा। खैर, मुल्ताई थाने की टीम पहुंची गई, सिमरन का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और तब तक जब वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पिंटू भी, यानी उसका सगा भाई भी मुल्ताई पहुंच चुका था। अपनी बहन की लाश देखकर वो टूट गया। पिंटू की शिकायत पर पुलिस ने सिमरन के बॉयफ्रेंड सानिफ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बहुत तेजी से कार्रवाई की क्योंकि मौके पर पहुंचने के 10 मिनट के ही अंदर उन्हें पता लग गया कि यह हत्या सानिफ ने की है, बिल्कुल लबे सड़क की है
और बहुत से लोगों ने इस हत्या को होते देखा है। तो खैर, पुलिस को ये बिल्कुल साफ साफ ओपन और शट केस लगा, सीधा साधा स्पष्ट। उसके पास एक कातिल था, एक लाश थी, और सबसे बढ़कर 3 चश्मदीद गवाह थे, अमान हुसैन, शेख नदीम और सलीम खान। ये तीनों वो लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से उन दोनों का वहां खड़ा होना, शुरू में सामान्य रूप से बातचीत करना, फिर चीखना चिल्लाना, हाथापाई की नौबत आना, फोन को सिमरन के हाथ से छीन कर सानिफ ने उसे सड़क पर पटक कर तोड़ दिया और तुरंत चाकू निकाल कर लगातार उस पर बहुत ढेर सारे वार किए। ये पूरी वारदात इन 3 लोगों की आंखों के सामने हुई थी। पुलिस को इसमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। ये पता लग गया कि ये 3 लोग हैं, तो तीनों ने पुलिस के सामने वही बयान दिया जो उन्होंने देखा था, और उससे ये पुष्ट हो गया कि हत्या सानिफ ने ही की गई। पुलिस के लिए ये तीनों गवाह ट्रायल के समय के बहुत ही मजबूत कड़ी थे। इसके अलावा भी पुलिस ने 10 से ज़्यादा लोगों के बयान दर्ज किए थे। जांच का जिम्मा मुल्ताई थाने के पुलिस निरीक्षक प्रज्ञा शर्मा को सौंपा गया था, और उन्होंने ही इसकी जांच की थी। बहरहाल चार्जशीट बहुत जल्दी सबमिट हो गई, कुछ ज़्यादा करना नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू साबित हुआ, और उसकी शर्ट बरामद हुई जिस पर सिमरन का खून लगा था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बता दिया कि ये सिमरन का ही खून है जो सानिफ की शर्ट पे लगा हुआ है। चाकू पुलिस ने बरामद कर लिया जिस पर सानिफ के फिंगर प्रिंट्स निकल आए थे, और चाकू भी जैसा मैंने बताया कि बरामद हो गया था। लेकिन जब ट्रायल शुरू हुआ तो केस ने अचानक बड़ा गंभीर मोड़ ले लिया। हुआ कुछ यूं कि तीनों चश्मदीद गवाह, आमान, शेख और सलीम, इन्होंने जैसे ही इनका नंबर अदालत के सामने बयान देने का आया, इन्होंने अपने पुराने बयानों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने जज के सामने कहा कि साहब, घटना के वक्त अंधेरा था और उन्होंने ठीक से कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरदस्ती उनसे सानिफ के खिलाफ बयान दिलवाकर हस्ताक्षर करा लिए हैं। अब ये प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत बड़ा झटका था। 3 ही चश्मदीद गवाह उन्होंने विवेचना में दिखाए थे, और तीनों अपनी बात से पलट गए, होस्टाइल हो गए ये तीनों गवाह। इसके बाद और एक बड़ा झटका लगा प्रोसिक्यूशन को, सरकारी पक्ष के वकील को, जब मुकदमे का वादी सिमरन का भाई शहजाद उर्फ पिंटू भी अदालत में पलट गया। जज के सामने गवाही देते समय उसने कहा कि साहब, घटना के वक्त मैं नागपुर में था। जब मुझे सिमरन की हत्या की जानकारी मिली तो मैं देर रात मुल्ताई पहुंचा। मैं सीधा थाने गया, जहां पुलिस ने मुझे कुछ कागजातों पर सिग्नेचर करने के लिए कहा। मुझे नहीं पता कि उन कागजों में क्या लिखा हुआ था, चूंकि मैं खुद भी परेशान था, और पुलिस ने इन सारे कागजातों पर मुझसे सिग्नेचर करा दिए। कहने का आशय ये कि वादी मुकदमा भी होस्टाइल हो गया, और उसने कहा कि हमने न कुछ देखा, हमने जो सुना था उस आधार पर पुलिस को बताया था। पुलिस ने पता नहीं क्या क्या लिखकर मुझसे उस पर हस्ताक्षर करवा लिए। खैर, ट्रायल के समय ये बहुत गंभीर बात हो गई कि वादी मुकदमा और 3 चश्मदीद गवाह यानी 4 लोग साफ साफ मुकर गए। बाकी जिन गवाहों की गवाही पुलिस ने विवेचना के समय ली थी वो चश्मदीद नहीं थे, वो मौके के गवाह नहीं थे, वो समयी साक्ष्य थे, यानी जो जिनके साक्ष्य को माना तो जाएगा लेकिन वो इनक्रेडिबल एविडेंस की तरह नहीं लिया जाएगा। तो खैर, सिमरन और सानिफ की पहचान पुराने दिनों की थी, ये कोर्ट में साबित हो गया। फोन पर लंबी लंबी बातें होती थी, ये भी मोबाइल की सीडीआर से साबित हो गया। ये लोग व्हाट्सएप चैट जो करते थे वो सिमरन का वो टूटे हुए मोबाइल से, जो रिकवरी सॉफ्टवेयर्स हैं उनसे सारी चैट
रिकवर हो गई, जिससे ये पता लगा कि ये दोस्ती के रिश्ते ने प्यार का रूप ले लिया था और शादी का सपना सिमरन देख रही थी, लेकिन सानिफ की दुनिया अलग दिशा में जा रही थी। उसके परिवार ने अमरावती की एक लड़की से उसकी शादी तय कर दी थी और हैरानी की बात ये कि सानिफ ने इस शादी के लिए कतई इनकार नहीं किया, कोई ना नुकर नहीं की। और जैसे ही घर वालों ने ये शादी का वो देखने दिखाने का सिलसिला जैसे शुरू हुआ, वैसे वो जो उसका वर को रोकने की प्रथा मुस्लिम समुदाय में जो भी होती है, रोका ही कहते हैं उसे, वो भी पूरी कर दी गई। यानी शादी तय हो गई, पक्की हो गई, खाली निकाह होना बाकी था। ये बात जब सिमरन को मिली तो वो फिर अपनी स्कूटी से सीधे भाग के सानिफ के घर पर आई और फ़ोन से उसे नीचे बुलाया। सानिफ भी बिल्कुल सीधे नीचे आ गया। उसने छूटते ही कहा कि तुमने शादी कैसे तय कर ली, तुम कैसे शादी के लिए राजी हो सकते हो। इस तरह की बात जो एक प्रेमी जोड़े के बीच हो सकती है, वो यही होने लगी। लेकिन सानिफ ने उसने कहा कि भाई जो घर वाले कहेंगे मैं वही करूँगा। मैंने घर वालों से तुम्हारे रिश्ते की भी बात की थी, उन्होंने मना कर दिया और अमरावती के हमारे रिश्तेदार ही हैं, उन्होंने एक शादी जो बताई थी उसको तय कर दिया। बहरहाल पुलिस ने अपनी केस डायरी में जो सबमिट किया कि चैट रिकॉर्ड से ये साबित हुआ कि सिमरन लगातार सानिफ पर शादी का दबाव बना रही थी। ये इम्पॉर्टेंट है। 3 साल से वो लोग एक दूसरे से प्रेम संबंध में थे। अगर आप इसको दूसरी तरह से देखें तो ये लिव इन रिलेशन के बराबर ही था और वो बराबर दबाव डाल रही थी। सानिफ ने पुलिस को ये बताया कि सिमरन ने उसके कुछ निजी वीडियो बना लिए थे और उन्हीं के सहारे वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। अब ये तो कहने सुनने की बात है, अपराधी है, एक्यूज्ड है और इस मामले का हत्या का आरोपी है, तो कुछ न कुछ तो कहेगा और कुछ न कुछ उसका वकील भी कहेगा अपने बचाव में। लेकिन ये बात सही होगी इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है कि वो ब्लैकमेल कर रही हो, सिमरन ब्लैकमेल कर रही हो सानिफ को। और कई बार उसने पैसों की मांग की, जो सानिफ का कहना था कि जितने पैसों की वो मांग कर रही थी वो उसे दे नहीं सकता था। लेकिन कॉल डिटेल में जो यूपीआई के ट्रांजैक्शंस हुए थे उसकी बैंक अकाउंट डिटेल जब निकाली गई तो बड़ी लंबी लंबी अमाउंट सानिफ ने साल भर में, ये तो अभी की बात वो कर रहा था जब उसकी शादी तय हो गई उसके बाद की, लेकिन साल भर में लाखों रुपए उसने सिमरन के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। तो इसका मतलब ये कि ये बात कि वो पैसों के लिए दबाव बना रही थी, ये गलत था। वो वैसे भी पैसा उसको बराबर दे रहा था, उसकी हर ज़रूरत पूरी कर रहा था। ये भी कहा गया कि ये वो स्कूटी भी सानिफ ने ही उसको दिलवाई थी और शायद इसीलिए उसको, सिमरन को ऐसा लगने लगा था कि इसी से मेरी शादी होगी, ये कहाँ भाग कर जाएगा। इतने दिनों से हमारे साथ है, हमारी सारी ज़रूरत पूरी करता है और मैं इसकी सारी बातें मानती हूँ, कहाँ जाएगा, कौन मिलेगा इसे। लेकिन ये शायद उसका भ्रम था, क्योंकि जब उसको बुलाया उसने, ये सब कहा सुनी हुई कि तुमने शादी कैसे कर ली और कैसे तुमने घर वालों को बताया नहीं, इस तरह की बातें जब हुई उसके बाद जैसा वो कह रहा है, सानिफ बता रहा था पुलिस के सामने कि मैं तंग आ गया था उसकी ब्लैकमेलिंग से और तब मैंने उसको बुलवाया और 9 बजे के आसपास सिमरन को उसने बुलवाया। आधे घंटे में सिमरन उसके घर के सामने आ गई। दोनों एक साथ वहीं अंडे की दुकान पर पहुंचे। सिमरन इसलिए भाग कर आ गई, उसे लगा कि शायद सानिफ शादी की कोई बात करने आ रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सानिफ ने सिमरन को ये बताया हो कि देखो हम घर वालों के अगेंस्ट नहीं जा सकते, घर वालों ने जहाँ बताई वहाँ मैंने शादी कर ली, लेकिन तुम घबराओ नहीं, फाइनली हम शादी तुम्ही से करेंगे, मौका देख के हम ये शादी तोड़ देंगे।
बहरहाल इसी उम्मीद में वो वहाँ पहुँची, लेकिन वो पहले से ही तैयार था, चाकू लिए हुए था और उसने 1-2 बार नहीं 26 बार चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। अच्छा, वारदात की पूरी सीसीटीवी फुटेज सानिफ के घर के सामने एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ-साफ कैद हुई, जिसमें सिमरन का आना, सानिफ का अपने घर से निकलना, अंडे के ठेले के पास खड़े होकर बात करना, उसके बाद ज़ोर-ज़ोर से चीखना-चिल्लाना, उसके मोबाइल को पटक देना, चूर-चूर कर देना और उसके बाद चाकू निकाल कर उसकी ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर देना। ये पूरी की पूरी सीसीटीवी फुटेज विवेचना के मध्य केस डायरी में लगाई गई। हमला करके वो भागा, लेकिन पुलिस के आते ही जब ये पता लगा कि सानिफ इसका मेन एक्यूज्ड है, सानिफ के खिलाफ ही हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, तो पुलिस ने उसको पकड़ने में या अरेस्ट करने में कोई देर नहीं की और वो पानी की टंकी के पास पकड़ लिया गया। मैंने आपको बताया कि कोर्ट में गवाही के समय आमान ने कहा कि वो सानिफ और सिमरन को जानता है। रात किसी ने बताया कि मोहल्ले में मर्डर हो गया। हमने कुछ नहीं देखा, मुझे लोगों ने बताया था, रात बहुत थी, मैं बहुत दूर था। और फिर ये तीन के तीनों सलीम खान, शेख नदीम भी अपने अपने बयानों से पलट गए और ये आरोप पुलिस पर और लगा दिया कि पुलिस ने मार पीट कर, डरा धमका कर हमारे बयान दर्ज कराए और फिर हमसे सिग्नेचर करवा लिए। और तो और सिमरन का भाई भी अपनी गवाही से पलट गया कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मुझे जैसा लोगों ने बताया था वैसा मैंने मुँह ज़बानी बताया था प्रभारी निरीक्षक को और उन्होंने कुछ कागज़ों पे मुझसे सिग्नेचर कराए जिसमें कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था ये मैं नहीं जानता। अब आप सोचिए कि ट्रायल में जब वादी मुकदमा ही होस्टाइल हो जाए, 3-3 चश्मदीद गवाह ही होस्टाइल हो जाएं, तो फिर उसका चलना कैसे होगा, उस मुकदमे का कैसे वो आगे प्रोसीड करेगा। लेकिन प्रोसिक्यूशन पक्ष ने हार नहीं मानी और जितनी गवाहियां उन्होंने जितने एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किए थे, हर एक एविडेंस पर बहस शुरू हुई। ये एविडेंस पर्याप्त भी साबित हुए। सानिफ के घर से खून सनी टी शर्ट मिल गई थी। डीएनए की जांच में वो खून सिमरन का पाया गया था। हत्या वाला चाकू भी वहीं मिल गया था, उस पर भी सिमरन का डीएनए और सानिफ के फिंगरप्रिंट पाए गए थे। सिमरन के मोबाइल के पुर्जे पुर्जे टूट गए थे, लेकिन जो डाटा रिकवरी टूल होता है उससे डाटा जब रिकवर किया गया तो सारी व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड और बैंक लेन देन ने ये साबित कर दिया कि दोनों में पैसों का लेन देन बड़ी मात्रा में हुआ था और चैट में ये साबित किया कि इस पैसों के लेन देन के कारण भी उन लोगों में आपस में बहस हुई थी। लेकिन सबसे निर्णायक सबूत बना सीसीटीवी फुटेज, जिसमें साफ दिख रहा था कि सानिफ खुद चाकू से हमला कर रहा है। फॉरेंसिक जांच में फुटेज को 100% असली माना गया। कोर्ट में फुटेज में दिख रहे युवक की पहचान सानिफ के रूप में ही हुई। खैर, इन नए फिर ढेर सारे और नए सब जब मुख्य गवाहों के होस्टाइल होने के बाद विवेचक ने और ढेर सारे सबूत इकट्ठा किए और 2.5 सालों की सुनवाई के बाद करीब करीब 2.5 साल लग गए। 13 अक्टूबर 2025 को मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मुल्ताई के द्वितीय सत्र न्यायालय में इसमें फैसला किया कि इन दोनों सानिफ को आजीवन कारावास की सजा दी जाए। दोषी पाया। तमाम होस्टाइल गवाहों के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सहारे या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पक्के साक्ष्य मानकर उनको आजीवन कारावास की सानिफ को सजा डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज मुल्ताई ने सुनाई। आज की घटना देखिए, सिमरन मन में सानिफ को अपना जीवन साथी मान चुकी थी। 3 साल का अफेयर था।
सानिफ ने सिमरन को स्कूटी दिलाई थी, ऐसा लोग बताते हैं। हर छोटी बड़ी ज़रूरत सानिफ ही उसकी पूरी करता था। बैंक के अकाउंट से ये साबित भी हुआ कि एक ही साल में लाखों रुपए सानिफ ने यूपीआई से सिमरन को ट्रांसफ़र किए थे। लेकिन बाकी लड़कियों की तरह सिमरन को भी ये भ्रम हो गया कि सानिफ जाएगा कहाँ। ये मेरी हर बात मानता है, मैं इसकी हर बात मानती हूँ, हमारी हर ज़रूरत ये पूरी करता है, लेकिन और ये ऐसे कहीं जा नहीं सकता। लेकिन आप समझ ही रहे होंगे कि ऐसा होता नहीं है, किसी के मानने से कोई किसी का हो जाए। और लिव इन रिलेशन में जैसे ही इनका जो संबंध था वो लिविंग रिलेशन जैसा ही था, और जैसा कि लिव इन रिलेशन के मामलों में होता आया है, और मैं बराबर इसको पॉइंट आउट करता हूँ कि जब शादी का दबाव लिव इन रिलेशन में लड़की बनाती है तो लड़की की ही जान जाती है। लिव इन रिलेशन के मामलों में 95% से अधिक लड़कियों की ही हत्या हुई है। सानिफ को भी अब क्या कहा जाए कि 3 साल के रिलेशन को उसने ठुकरा दिया। घर वालों ने जहाँ शादी तय की वहाँ शादी करने को मान गया, जरा सा भी नानुकर नहीं की। सिमरन को जाकर बताया कि हमारी शादी घर वालों ने तय कर दी, लेकिन तब भी सिमरन को यकीन नहीं हुआ और वो मानती रही कि सानिफ ने घर वालों के दबाव में ये शादी को राजी हुआ है और ये कहीं नहीं जाएगा, शादी ये मुझसे ही करेगा। इसलिए सानिफ के बुलाने पर वो तुरंत उसके घर चली आई। वहाँ वो पहले से ही तैयार था। उसकी शादी जहाँ होनी थी, उसकी लड़की के सब डाउट्स थे कि मुझे पता लगा है 3 साल से फलाने से तुम्हारा अफेयर है और ऐसे में शादी नहीं करूँगी। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए उसने सिमरन की हत्या का प्लान बनाया और उसकी हत्या कर दी। किसी ने लिखा है, मुझे कहीं मिला, कि मर्द की फितरत ही ऐसी है, बहुत मजबूरी में ही वो एक डाल पर बैठने वाले पक्षी की तरह व्यवहार करता है, बहुत मजबूरी में, वरना वो पेड़ की हर शाख पर बैठने की कोशिश करता है। ऐसी होती है मर्दों की फितरत। ये उनका कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना, मैं बहुत सहमत हूँ इससे, लेकिन हो सकता है आप मेरी इन बातों से सहमत हों। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।